वो नहीं जानती। वो तो कहते हैं स्कूल खुले, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खुली, बड़े से बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे जो तेरा आप करें और इस पर विचार करें। क्या पहले अधिकार मिल गया तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने इसका फायदा उठाया और शिक्षा को दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा। अगर शिक्षा रूपी गुण इनके अंदर आप लोग केवल यही लेके बैठ जाओगे MA BA, शिक्षा का अर्थ ये नहीं है। शिक्षा का अर्थ है समझता है कि सही क्या है गलत क्या है, कि हमारे लोगों के अंदर वो ज्ञान पैदा हो जाता है, वो ज्योति जल जाती है कि हम सही क्या है वो गलत क्या है। इसमें से हम बिल्कुल लाइन खींच के चल देते हैं कि ये गलत ये सही। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सोचा, फुले जी ने सोचा कि इनको पढ़ाया जाए। अब पढ़ाए कौन, अकेले निकल पड़े। मैं उनकी हिस्ट्री बताने नहीं कि भाई हमारी शादी हो गई, हमें पता नहीं कब शादी हो गई, बचपन में शादी हो जाया करती थी। जब शादी हो गई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि शादी हो जाने के बड़ी जरा आप विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा धैर्य और कितना बड़ा सेक्रीफाइस उनके जीवन में होगा कि एक आदमी एक महिला पढ़ाने चली है। कितने लोग कुछ नहीं सोचा, वो तो चल दिए और चल करके उन्होंने ये किया कि आज हम जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त करते, ये त्याग, ये कुर्बानी समाज की थी। तो बगैर त्याग और कुर्बानी के इससे निकलता क्या है? मेरा आशय आपसे कहने का क्या है कि अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, उनकी इच्छा है कि कोई परिवर्तन आनी चाहिए, तो परिवर्तन जो है कोई भी चेंज जो है, चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट सैक्रिफाइस। बिना त्याग और बलिदान के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितनी भी मीटिंग करो, कितने ही लोग इकट्ठे करो, कितनी भी चर्चा करो, कोई सार नहीं करता। ठीक वैसे ही होता है, पचकुनियों पे लगा मेला, भीड़ आई, बहुत भीड़ आई, अरे भाई बहुत भीड़ थी, भीड़ तो थी, भीड़ के बाद फिर क्या है, भीड़ के बाद फिर बीमारी। कैसी बीमारी कि जो खाया पिया फेंका इधर उधर, दोने पत्ते ये पड़े वो पड़े, कीटाणु पैदा हो रहे, बीमारी पैदा हो रही, कोई लाभ नहीं हो रहा नुकसान के अलावा। साथ ही हमें इसको मनन करने की आवश्यकता है कि हमारे समाज को तैयार करने के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी की और समाज के दिशा दी। जब ये दिशा डॉक्टर अम्बेडकर और उनके पिताजी को पढ़ के आगे आए, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, ये मुझे लंबा थोड़ा आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन सज्जन के मेरे जो पूर्व वक्ता थे संतोष जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप फिर इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ये बात समझ गए थे कि अंग्रेज जा रहा है, देश में आजादी मिल रही है, आजादी मिलते ही यहाँ प्रजातंत्र हो रहा है। प्रजातंत्र किनके हाथ में होगा? जिनका शोषण हुआ उनका क्या हाल होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? जो हमारे पूर्व वक्ता का दर्द था, मैं उस दर्द को जगा रहा हूँ आपके सामने। डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली मीटिंग लखनऊ के अंदर 1948 में बुलाई और सारे लोगों को SC और बैकवर्ड की इकट्ठा किया कि देखो भाइयों, मैं तुमसे रोटी और बेटी की कोई बात करने नहीं आया कि तुम लोग आपस में रोटी बेटी का संबंध बना लो ना। मैं तुमसे ये कहने आया कि जो तुम्हारे अधिकार हैं आज तक तुम्हें नहीं मिले और आपको भी नहीं मिले। अब प्रजातंत्र लग रहा है, अब प्रजातंत्र के माध्यम से शासन बदलेगा, शासक जो हो जाएगा वो सारी चीजों का निर्माण करेगा। इसलिए अगर तुम बैकवर्ड के लोग, ये कब कह रहे हैं वो 48 में, कहाँ कह रहे हैं? लखनऊ में। अगर आप ये पढ़ना चाहें पूरी स्पीच मेरे पास है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। क्या दर्द था डॉक्टर अम्बेडकर का कि पिछड़े वर्गों से निवेदन किया, चाहे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, तुम हम अब नहीं माने, नहीं मानने का कारण मैं आपके सामने जरूर रखूंगा ताकि आप भी उससे आगाह हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर शांत नहीं रहे, उन्हें मालूम पड़ा कि चुनाव आने वाला है। 48 के बाद 52 में जनरल चुनाव आने वाला है और चुनाव में मैं एक बार प्रयास और करूं। 51 पटना में डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर दोनों वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया
पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इकट्ठा किया और एससी के लोगों को भी इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि भाइयों समझ जाओ, अब 51 है, ये 52 में चुनाव होने वाला है, अगर आप न माने न समझे तो ये सारी गाड़ी हाथ से निकल जाएगी और हमारा कोई भला करने वाला नहीं है। जिन्होंने हजारों साल से हमें गुलाम बनाया है वो हमारी गुलामी से निजात हमें दिलाएगा नहीं, इसलिए तुम दोनों मिलकर के खड़े हो जाओ। 51 में फिर उनकी बात नहीं मानी गई, मजबूर हो गए डॉक्टर अम्बेडकर के। क्या किया जाए, क्यों मजबूर हो गए, क्या कारण था जो मजबूरी का, वो मैं आपके सामने बता दूं, उससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। साथ ही जिसने हमें गुलाम बनाया था वो सब जानता था किसके बारे में करना क्या है, वो जानता था भूखे हैं, वो जानता था कि मकान नहीं है, वो जानता था बीमारी से मर रहे हैं। जितनी भी जिंदगी की जरूरत बड़ी से बड़ी हो सकती है उनके ये सारे शिकार हैं। अगर हम इनको ये दिखा देंगे कि देख भाई हम तेरी बीमारी ठीक कर देते हैं, हम तुझे मकान बना देते हैं, देख तुझे तेरे लिए हम ये चीज दिए देते हैं, देख भाई तू ठंड में मर रहा है ना, हम तुझे कंबल दिए देते हैं, देख माता जी तेरे बदन के ऊपर साड़ी नहीं है, हम तुम्हें 2 साड़ी दिए देती हैं, ले लो ले लो ले लो और अपने बदन को ढांक लो। हमारी समझ में आ गई कि हाँ चलो ठीक है, रोटी भूखों मर रहे थे, अगर आज रोटी मिल गई खाने को तो खा लो। अब इनने जैसे कई बोटे तो डालने, इसे डालने, उसे डालने, डाल के हम दूसरे को दे गए। परिणाम ये निकला तो उसका आज भी हमेशा याद रख लो मेरे बैकवर्ड भाइयों और सारे इस प्रांगण में उपस्थित लोगों कि भीख कभी गरीबी नहीं बताती। कितनी भी भीख मिले, आप किसी बात की भीख मिले, देश की गरीबी नहीं हो सकती। बंधुओं, ये दोनों प्रयास डॉक्टर अम्बेडकर के फेल गए। उन्होंने प्रयास किया कि हम सारे लोग, अब मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ साथी कि छोड़ क्या गए, बात ये छोड़ गए कि वो समाजें जिनकी सामाजिक जड़ नहीं होती है, जिनके सोशल रूट्स नहीं होते हैं, वो कभी पॉलिटिकल गेन प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी बने रहो, आप कितने ही रईस बने रहो, जब हमने अपनी सोशल रूट्स अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं बनाई है, जो सोशल रूट्स हमारी है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वही समाज जो अपने सोशल रूट्स बना देती है वही पॉलिटिकल गेन इस प्रजातंत्र पर पा सकता है। अब आप सोचोगे कि सोशल रूट्स बनेगी कैसे भाई, ये तो बताओ। आपने सोशल रूट्स कह दी, ये कौन सी सामाजिक जड़ें हैं? उन्होंने बताया कि सामाजिक जड़ें ये हैं कि उस समाज की हम संरचना करेंगे जिसमें समाज समानता के बारे में सोचता होगा, सबको समान समझता होगा, हमारे अंदर समानता की बात होगी, हम सब समान होंगे, समानता का भाव हमारे अंदर होगा कि नहीं भाई हम इंसान हैं, इंसान से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है, सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में कुछ और है। ये समानता का भाव जिस समाज ने अपने अंदर पैदा किया है वो इसका लाभ उठाएगा। दूसरा, समानता के बाद भाईचारा, फ्रेटर्निटी, जिस समाज ने भाईचारे की फीलिंग को क्रिएट किया है, भाईचारे में बल दिया है, वो इस सोशल रूल्स को अपनी समाज में लगा सकता है। मगर हम जब जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे को देखते नहीं है, एक दूसरे के पास उठते बैठते नहीं है, हमारा आपस में कोई ताल और मेल नहीं है, तो हमारा क्या भाईचारा बनेगा? एक दिन जिस दिन चुनाव आता है कितना ही हल्ला कर लो, एक ही विकल्प बचता है उसके पास कि हम तो चीज जैसे खरीदते थे खरीदेंगे, कोई जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर देंगे, ये हमारे बहकाए में आएगा। वो आता रहा और आज तक आ रहा। तो साथी, हमें अपने समाज के बीच में पहुंचकर डॉक्टर अम्बेडकर का दूसरा कहना ये था, किनसे ये कहना था, समाज के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों से। उन्होंने फिर आह्वान किया, वो चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा है मेरे समाज के बुद्धिजीवों और पढ़े लिखे लोगों, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूँ, इन गरीब लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका ज्ञान उतना नहीं है, तुम्हें एक काम करना है,
इनके लिए तुम ये तीनों चीजें बताना शुरू करना। दूसरे अर्थ में इस बात को यूं कहा जा सकता है कि तुम समाज को सुधारने के काम में लगना, तुम राजनीति की बुराई को सुधारने में न लग जाना। अगर एक वर्ग पढ़ा लिखा राजनीति के सुधार में लग जाएगा तो सारी चीज बिगड़ जाएगी और वो बुराई बनी की बनी रहेगी। जब वो बुराई बनी रहेगी तो हम एक नहीं हो पाएंगे, हमारा एकजुट नहीं हो पाएगा, हम भले कहते रहे। अब मैं समाज के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, आपका करंट उदाहरण है। इस देश के अंदर एक ऐसी भी समाज है जिससे सरकार ये कहती है कि भाई तुम एक बच्चा पैदा और करो, हम तुम्हें 3000 रुपए 18 साल तक का, जब तक वो न हो जाएगा हम तुम्हें 3000 देंगे। इसके बाद तुम एक बच्चा और करो दूसरा, उसके लिए हम तुम्हें 5000 देंगे 18 वर्ष तक के लिए। वो कौन सी समाज है? इसी देश की वो पारसी समाज है। क्यों? कभी आपने उस कास्ट का, इसके साथ एक बात और समझ लेना मेरे साथी, हमारे यहाँ हजारों जातियां हैं, 6743 तो बैकवर्ड में, 1500 शेड्यूल कास्ट में, 1000 ST में। ये हजारों जातियों का जमघट, ये जातियों का अजायब घर। इस अजायब घर के अंदर जो हम बैठे हैं, अगर साथी हम पढ़े लिखे लोग इन सारी चीजों को न समझ पाए तो हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा समझदार होना, एक बात तो आप समझ में आ गई होगी कि पैसा, धनवान होना और समाज को सम्मान मिलना, ये दोनों चीजें अलग हैं। समाज को सम्मान मिलना और पैसा मिलना, पैसा इकट्ठा होना, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो साथी, आज के वक्त मैं समझता हूँ मुझे एक मीटिंग में और जाना है, टाइम बहुत लेट हो गया हूँ। मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूँगा कि मुझे माफ़ करें, वरना मैं और थोड़ा बहुत बोलता। एक दो पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा। साथी, आपके बढ़ाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर 370 आर्टिकल प्रवेश कराया, जबकि बैकवर्ड का कोई भी सहयोग इसमें नहीं था। बहुत सी जातियों का, बैकवर्ड नहीं बल्कि बहुत सी जातियों का नहीं था, मगर डॉक्टर अम्बेडकर ये बात समझता था कि जो इनिशिएट SC को मिला है, अगर वो इनिशिएट जब ये देखेगा बैकवर्ड तो परेशान हो जाएगा। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इनके लिए भी कमीशन बना करके इनका हित कर सकता है। तो पहला कमीशन बैकवर्ड के हित के लिए, बैकवर्ड की भलाई के लिए 53 में बना और 55 में उसने रिपोर्ट रख दी। काका कालेलकर की रिपोर्ट बनी और रख दी गई, उठाकर के डब्बे में फेंक दी गई। क्यों? वो जानती है इनको कितना ही धोखा देते रहे, बैकवर्ड को कितना ही गुमराह करते रहे, ये कुछ नहीं कहेगा, ये तो मशगूल है अपने काम में और इसको वही बिताए रहो, ये देखे नहीं कुर्सी की तरफ। इसे कुर्सी की तरफ नहीं देखना चाहिए, कुर्सी तो मेरी है। आज आपकी ये बात समझ में आ रही है कि जिस वर्ग की राजनीति के अंदर हिस्सेदारी, उसकी आवाज नहीं होती है तो उस पर जुल्म नहीं होते हैं। शासक पर कोई जुल्म नहीं करता, शासित जातियों पर जुल्म होते हैं। तो साथी, हम शासक बन सकते हैं अगर हम इसी बात को आपसे ये कहें कि काका कालेलकर कमीशन आपके हित के लिए बनाया, जबकि आपने कोई संघर्ष नहीं किया कि आपका भी भला हो। इसके बाद जब और आगे बात बढ़ी और तड़पड़ाहट, फड़फड़ाहट इस बैकवर्ड के अंदर बढ़ी